हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 383 2016 कोड के प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्रीगेट्स के लिए लेट डाउन है, उनकी क्या लिमिट्स हमें रखनी है जब हम उन्हें उन एग्रीगेट्स को कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पैरामीटर है दैट इज कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो टेस्ट प्रोसीजर है कि हम एग्रीगेट्स पर फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा लेट डाउन है आईएएस 2386 पार्ट 1। अभी एलोंगेशन इंडेक्स और फ्लेकी इंडेक्स निकालने का प्रोसीजर क्या है वो मैं अभी इस वीडियो पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईएएस 2386 पार्ट 1 के तहत हम फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं। सपोज आपको एग्रीगेट जो यूज कर रहा है कंक्रीट में, आपने वो एक्स क्वांटिटी ली। ठीक है, एक्स इज द क्वांटिटी जिस पर आपको सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट परफॉर्म करना है। तो इस इंडेक्स टेस्ट में क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स हमारे फ्लेकी पार्टिकल्स जो होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा एक फ्लेकीनेस गेज होता है, ठीक है, जिससे हम एग्रीगेट्स को पास कराते हैं सर्टेन क्वांटिटी जो हमने एक्स ली है। तो उनमें से जो पार्टिकल्स हमारे पास हो जा रहे हैं हम उन्हें कंसीडर करते हैं कि दीज आर द फ्लेकी पार्टिकल्स। तो जो फ्लेकी पार्टिकल्स की अगर मान लेते हैं क्वांटिटी हमारी वाई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी सैंपल पे, सेम सैंपल पे ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलोंगेशन इंडेक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट परफॉर्म किया सैंपल एक्स पे। अब जो वाई फ्लेकी पार्टिकल्स निकल गए तो हमारे पास जो सैंपल की क्वांटिटी बची वो x माइनस वाई बची। तो x माइनस वाई, जो x में से y निकल गया, तो जो ये पार्टिकल्स आए इस पे हम लोग करते हैं एलोंगेशन टेस्ट। ठीक है, वी डू द एलोंगेशन टेस्ट। अब इस एलोंगेशन टेस्ट से जो हमारी वैल्यूज निकल के आएंगी दैट विल बी रिपोर्टेड एज एलोंगेशन इंडेक्स, EI बोल सकते हैं, और यहां पे फ्लेकीनेस इंडेक्स को हम FI बोल सकते हैं। तो कोड ये कहता है कि जो आपने EI और FI निकाला, इनकी जो कंबाइंड लिमिट है, ठीक है, इंडिविजुअल लिमिट की बात नहीं कर रहा है, कंबाइंड लिमिट की बात कर रहा है। इनको आप न्यूमेरिकली ऐड कर दोगे और दीज लिमिट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 40% फॉर क्रस्ट एंड अनक्रस्ट एग्रीगेट्स जो आप कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर रहे हो। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। देव सेम लिमिट हैज बीन लेड डाउन इन आईएएस 383। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और कही गई कि इंजीनियर इंचार्ज एट हिज डिस्क्रिशन में रिलैक्स द लिमिट, रिलैक्स कर सकता है कीपिंग इन व्यू कि हमारे पास और एग्रीगेट्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से और जो हम एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं उससे जो कंक्रीट बन रही है उस पर हम परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो इंजीनियर इंचार्ज हैज द डिस्क्रिशन टू रिलैक्स दिस लिमिट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। अब नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज 5.4 क्लॉज जो है, ये डील करता है कि जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें हमारे कोड ने एग्रीगेट्स के लिए क्या लिमिट्स स्पेसिफाई की है। ध्यान रखना है कि ये कोड हमारा एग्रीगेट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर स्टोन के लिए हमारी जो लिमिट्स हैं वो अलग हैं। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जो ये वाला 5.41.1, 5.4.2 और 5.4.3 जो क्लॉज है, इसको मैंने समराइज कर लिया है आपकी इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले दो कैटेगरीज हमने डिवाइड की कि एग्रीगेट को हम यूज कहां कर रहे हैं। तो लोकेशन वेयर एग्रीगेट्स आर बीइंग यूज्ड, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट्स स्पेसिफाई होंगी, और साथ ही साथ कंक्रीट की ग्रेड क्या है इस पर भी हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इंपैक्ट वैल्यू है विच इंडिकेट्स द टफनेस ऑफ द एग्रीगेट्स, अब्रेशन वैल्यू है, ठीक है, और क्रशिंग वैल्यू है। ठीक है, अभी यहां पे एक पैरामीटर और लिखा हुआ 10% फाइन।
तो 10% फाइन अभी मैं एलेबोरेट कर दूंगा जब डिस्कस करूंगा। तो ये तीनों टेस्ट जो हैं ये हमारे IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। ठीक है, अब जब लोकेशन जहां पर इन एग्रीगेट्स को यूज कर रहे हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि अगर हम एग्रीगेट्स को ऐसी जगह यूज कर रहे हैं विच आर बेसिकली जहां पे जो कंक्रीट है वो वियरिंग कोर्स की तरह काम कर रही है, और दूसरी कैटेगरी है जहां पर अदर देन वियरिंग कोर्सेज है, जहां पे वियरिंग एक्शन नहीं आ रहा है। तो वियरिंग कोर्सेज का मतलब ऐसा है कि देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस जो कंक्रीट के सरफेस को वियर आउट कर रही है, तो वहां पर जो वियरिंग एक्शन है वो बहुत फास्ट, जो वियर एंड टीयर होगा वो बहुत फास्ट रेट से होगा। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, वहां पे एक्सटर्नल वियरिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी देयर जो हमारे उस कंक्रीट के सरफेस को वियर आउट कर रही है। जैसे एग्जांपल यहां पर आपको एक रनवे दिख रहा है, ठीक है, तो इस रनवे में आपका जो जब एयरप्लेन लैंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग करता है तो उसके जो व्हील्स हैं, ठीक है, दे हैव द टेंडेंसी टू गेट द वियर ऑफ द सरफेस। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है हमारी टनल्स। तो टनल्स में आप देख रहे हो कि जो टनल्स में लाइनिंग यूज की गई है, ठीक है, ये टनल्स में लाइनिंग है। अगर इसमें आपका पानी फ्लो कर रहा है या कोई और लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हमारे इसके सरफेस पे वियरिंग एक्शन होगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर से रेलवे ट्रैक जा रहा है तो देन देयर विल बी वियरिंग एक्शन, हम नहीं यूज करेंगे। तो उस कैटेगरी में हमारा जो टनल्स वियरिंग कोर्स में नहीं आएगा। तो टनल की लाइनिंग जो है कैरिंग वाटर या सम अदर लिक्विड या ऐसा कुछ, जिससे हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस उसकी सरफेस पे एक्ट कर रही हैं और जो उसको वियर आउट कर रही हैं। थर्ड हमारा है स्टिलिंग बेसिन्स। स्टिलिंग बेसिन्स में आप देख पा रहे हैं कि स्टिलिंग बेसिन में ये हमारा एक डैम है जिसमें स्पिलवे निकल के, तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये वाली जो कंक्रीट यूज की गई है, ये बैफल ब्लॉक्स वगैरह जो हमारे यूज कर रहे हैं स्टिलिंग बेसिन में, यहाँ पे इस पानी का डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है जब हमारा स्पिल्स से पानी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर वियरिंग एक्शन होगा कंक्रीट के सरफेस पे, तो ये भी हमारी वियरिंग कोर्स के कैटेगरी में आती है। तो ऐसे एग्रीगेट्स जो हम कंक्रीट में यूज कर रहे हैं जहां पर वियरिंग एक्शन हो रहा है, एग्जांपल दिया हमने रनवेज, रोड पेमेंट्स, वहां पे हमारा ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट इज देयर, स्पिलवेज, टनल्स, लाइनिंग्स कैरिंग वाटर एंड स्टिलिंग बेसिन्स। तो ये सारी कैटेगरीज में अगर हम कंक्रीट को यूज कर रहे हैं तो उसमें जो एग्रीगेट है उसमें एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की जो लिमिट है वो 30 है, 30%। ठीक है, इंपैक्ट वैल्यू की भी लिमिट 30% है और एब्रेशन वैल्यू के लिए भी 30% है। और ये जो लिमिट्स स्पेसिफाई की गई हैं, ये जो दो लिमिट्स हैं, ठीक है, ये जो दो लिमिट्स हैं हमारी, ये देख रहे हैं आप, ये कंक्रीट ग्रेड अगर हमारा M60 तक है तभी वैलिड है। अगर हमारा इससे ज्यादा ग्रेड है यानी M65 या उससे ग्रेटर ग्रेड का रहेगा, आर ग्रेटर, तो कोड ये कहता है कि आपकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एंड एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शैल बी लेस देन 22%। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहां पर रेफरेंस दिखा देता हूं। फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड्स M65 एंड अबव, हमें बिकॉज स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट चाहिए तो वहां पर हम क्रशिंग और एग्रीगेट की जो इंपैक्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू कम कर देंगे, दे शैल नॉट एक्सीड 22%। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, अगर M65 या उससे ज्यादा ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो कम हो जाएंगी, बिकॉज वी नीड स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट्स। ठीक है, बट जो एब्रेशन वैल्यू वाली जो लिमिट है 30%, दैट इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑल एग्रीगेट्स। ठीक है, जो हमारे वियरिंग कोर्स में यूज किए जा रहे हैं। अब अदर देन वियरिंग कोर्स, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है जहां पर सिंपली आप कंक्रीट को यूज कर रहे हो, वहां पे जब आप एग्रीगेट को यूज करोगे तो वी कैन हैव लिमिट्स मोर देन 30% इन केस ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। तो कोड IS 2386 पार्ट 4 ये कहता है कि अगर आपकी जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, इफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन 30%, देन जो एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट है वो हमारा वैलिड नहीं होता। उसके लिए फिर हमें क्या टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, 10% फाइन वैल्यू टेस्ट बोलते हैं, 10% फाइन वैल्यू टेस्ट। ठीक है,
10% फाइन वैल्यू टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उस टेस्ट में जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है कि 10% फाइन के केस में जो मिनिमम लोड हमारे एग्रीगेट्स ले पाए वो हमारा 50 किलो न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अदर देन एग्रीगेट्स, बिकॉज यहाँ पे 30% से ज्यादा हमारी लिमिट्स एक्सीड करेंगे तो हमारा जो क्रशिंग टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा। तो वी विल गो फॉर 10% फाइन वैल्यू टेस्ट जिसमें मिनिमम लोड फॉर 10% फाइन्स शुड बी ग्रेटर देन 50 किलो न्यूटन। इम्पैक्ट वैल्यू के लिए हमारा जो लिमिट है वो 45% है। ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू जो है 45% तक हो सकती है अदर देन मेयरिंग फोर्स में, और एब्रेशन वैल्यू हमारी और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी वियरिंग कोर्स के लिए जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है तीनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। जो नॉन वियरिंग कोर्स है उसमें आपकी क्रशिंग वैल्यू 10% फाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है, इम्पैक्ट वैल्यू 45% पे लिमिट की गई है और एब्रेशन वैल्यू 50% से लिमिट की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हम M60 से ऊपर ग्रेड यानी M65 या M65 से ऊपर ग्रेड यूज कर रहे हैं तो क्रशिंग वैल्यू और इम्पैक्ट वैल्यू की जो लिमिट्स हैं वो आपको रिड्यूस करके 22% पे लिमिट कर देना है। एब्रेशन वैल्यू आपको कोड ने रिलैक्स करने की जरूरत नहीं समझी है, दे हैव गिवन इट एज 30% ओनली। आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी नोट नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, जो और एब्रेशन वैल्यू आपका मैंने आपको बताया भी था और वीडियोस में कि इट इज डन बाय लॉस एंजलिस मशीन। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी स्पेसिफिकेशन जो आपको ध्यान रखना है एज अ सिविल इंजीनियर, आपके इंटरव्यूज में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।